डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है संसाधन और विकास, जो पहले कक्षा में हमने पहले पीरियड में संसाधन क्या है, संसाधनों पर अधिकार किसका और संसाधन का जो है पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है विज्ञान की नज़र से, इन बिंदु को हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी के अगला जो प्रकरण है, अगला जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों का वर्गीकरण, इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जैसा हमने उस दिवस समझने का प्रयास किया था कि संसाधन क्या है, कि हमारे पास में जो प्राकृतिक संपदा है, भूमि, मिट्टी, वायु, जल, वह क्या है, तो हमारे प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है। तो हम उसी के अगले बिंदु के रूप में प्राकृतिक संसाधन को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब यह हुआ कि उन्हीं चीजों को हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं जिसके बनाने में या जिसके निर्माण में मनुष्य का या मानव का किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं होता, उसी को हम प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। तो एक बार फिर से आप समझ जाइए कि प्राकृतिक संसाधन का आशय वह है कि उन्हीं चीजों को हम प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं जिसके निर्माण में या जिसको बनाने में मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे आप समझ सकते हैं लकड़ी, लौह अयस्क लकड़ी जो है ना, जंगल से प्राप्त जो लकड़ी है, लौह अयस्क जो हम खानों से खनन करके निकालते हैं, उसको बनाने में मनुष्य का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसको हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। परंतु ठीक इसी प्रकार से जो हम कपास की खेती करते हैं, जो हम इस्पात लौह अयस्क को गला करके बनाते हैं, तो जो मनुष्य कपास उगाता है वह प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो लौह इस्पात है वह भी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक संसाधन का आशय और उसके उदाहरण। चलिए अगले बिंदु के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये जो संसाधन है उसका वर्गीकरण, कि उसका विभाजन क्या है, उसको कितने प्रकार है, उसका विशेषताएं क्या है, उसके गुण धर्म क्या है। इस बिंदु को हम लोग जो है क्रमशः बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है उसका कोई एक ही आधार नहीं है, उसको अलग अलग आधारों पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, विभाजन किया गया है या उसका बंटवारा किया गया है। तो एक हमारा आधार है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है वह किससे बनते हैं, कि वह जो है किस किस चीजों से बनते हैं। तो किस किस चीज से बनते हैं, किससे बनते हैं, उसके आधार पर हम जब इस प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं या बंटवारा करते हैं तो हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं जिस चीज से वो बनते हैं। तो पहला कहलाता है जैविक संसाधन, जिस चीज से बन रहे हैं उसके आधार पर जब हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमारे सामने दो है ना प्राकृतिक संसाधन सामने आते हैं अध्ययन करने के दृष्टिकोण से। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। नाम से पुनः स्पष्ट है कि जैविक मतलब ऐसे संसाधन जिसका निर्माण जो है जीवों से हुआ है, जो जीवों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, तो वह होगा आपका जैविक संसाधन। और दूसरा जो अजैविक संसाधन, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जीवों का कोई है ना योगदान नहीं है, वो जो है निर्जीव भौतिक जो संसाधन होते हैं, वस्तु होते हैं, उस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो चलिए हम जैविक संसाधन को स्पष्ट रूप में, विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो जैविक संसाधन का आशय कि जो जीवों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, जिसका निर्माण जीव जंतुओं से होता है। ठीक, उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं लकड़ी है, मछली है,
है ना, ये हमारे जैविक क्या है, संसाधन है जो हमको हमारे पास प्रकृति में पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में हम उदाहरण के रूप में कोयला, खनिज तेल, इसको भी हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोयला है, खनिज तेल है, इसका निर्माण जो है किससे होता है, मृत जीवों से होता है, या मृत जीवों से ही ये बनते हैं, है ना। मृत जीव जो है जमीन में लाखों, है ना, वर्षों तक वो दबे रहते हैं और वो प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से वो जो मृत जीव है वो, है ना, वो अवशेष जो नीचे दबे रहते हैं वह फिर प्रकृति की क्रियाओं के माध्यम से वो कोयला, खनिज तेल, है ना, ये जो हमारे जैविक संसाधन है उसमें वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये है हमारा जैविक संसाधन। फिर आगे हम देखते हैं अजैविक संसाधन। तो नाम से जैसा हमने पहले समझने का प्रयास किया कि इनमें जीव अंशों का कोई योगदान नहीं होता, जन ये जीवों से नहीं बनते हैं। तो ये किससे बनते हैं, तो जो निर्जीव भौतिक संसाधन होते हैं, निर्जीव है, जीवों का कोई उसमें अंश नहीं है, तो जो निर्जीव जो भौतिक संसाधन होते हैं वही क्या है, हमारे अजैविक संसाधन है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं भूमि, वायु, जल, धात्विक, खनिज। तो ये निर्जीव है ना, सजीव नहीं है। साथ ही साथ क्या है, ये भौतिक संसाधन है, जैसे हम भूमि, है ना, वायु, हमारे जल और जो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। तो ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमारा एक आधार बनता है कि वो किससे बन रहे हैं, तो उसमें जीवंश है क्या या जीवंश नहीं है, है ना। उस आधार पर हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। एक तो पहला हो गया हमारा जैविक संसाधन और दूसरा हो गया हमारा अजैविक संसाधन। तो इसको हमने दो भागों में बांटा, उसके आशय को समझने का प्रयास किया और उसके उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको समझने और जानने का प्रयास किया है। चलिए दूसरा आधार हम देखते हैं कि एक, जैसा कि हमने पहले ही समझा कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पर हम करते हैं। तो एक आधार हम कि वह किससे बनते हैं उस आधार पर किए। दूसरा हम देखते हैं कि यह जो है पृथ्वी पर, है ना, वो कितने समय तक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, क्या वो निरंतर बनते रहते हैं या नहीं बनते रहते। तो दूसरा हमारा आधार क्या हो रहा है कि ये जो संसाधन है वह प्रकृति में, है ना, कितने लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं, क्या वह निरंतर बनते रहते हैं या वह सीमित समय तक रहते हैं या उसके बनने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो ये दूसरा जो हमारा आधार है उस आधार पर जब हम इस प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे सामने फिर से दो, है ना, ये वर्गीकरण हमारे सामने नजर आता है। इसमें पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो जैसा फिर से नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपके हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है, शीर्षक से, कि नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जिसका फिर से क्या हो जाए, नवीनीकरण हो जाए, है ना, वो निरंतर हमारे पास में उपलब्ध रहे, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन नाम से फिर से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये इसका क्या नहीं हो सकता, नवीकरण नहीं हो सकता, ये हमारे लिए निरंतर उपलब्ध नहीं हो सकते। तो ये किस आधार पर है कि ये हमारे पास, है ना, प्रकृति में हमारे लिए कितने समय तक ये उपलब्ध रह सकते हैं, क्या इसका निर्माण कार्य निरंतर चलते रहता है या नहीं चलते रहता है, इसका भंडार हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। तो ये हमारा दूसरा आधार है इस प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए, जिसमें हम नवीकरणीय संसाधन पहला और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए हम अब बारी बारी से नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या है, उसका, है ना, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, विकास के साथ में क्या संबंध है, ठीक इसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन, जैसा हमने इस पहले ही समझा जाना कि जो
प्राकृतिक क्रियाओं से क्या होते रहते हैं, नवीकृत होते रहते हैं, निरंतर बनते रहते हैं। अर्थात कि ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वह प्राकृतिक क्रियाओं से नवीन उसका निर्माण चलता ही रहता है, वो निरंतर बनते रहते हैं और हमारे पास सतत रूप में वो क्या होते रहते हैं, उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें तो वायु, जल, वन, पशु जो जानवर संसाधन है वह भी हमारे नवीकरणीय संसाधन के क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे वायु ये निरंतर बन रहे हैं, जल, वन है ना, पशु ये हमारे प्रकृति में क्या हो रहे हैं, प्राकृतिक क्रियाओं से निरंतर बन रहे हैं, नवीकृत हो रहे हैं और हमारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं। परंतु इसके लिए भी हमको यह जानना आवश्यक है, यह समझना आवश्यक है कि इस नवीकरणीय संसाधन के नवीनीकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा या कठिनाई या संकट या समस्या क्या नहीं होना चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। तभी ये हमारे लिए क्या होंगे, निरंतर उपलब्ध होंगे, है ना। निरंतर हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यदि इस नवीकरणीय प्रक्रिया के दौरान, है ना, अर्थात नवीकरणीय संसाधन के नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार की बाधा या समस्या उत्पन्न होती है तो मान के चलिए कि इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, बाधित होगी। हम उसके उपयोग करने के में भी हमको जो है समस्या आएगी और हमारे लिए ये शायद निरंतर उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगे। तो नवीनीकरण की जो संसाधन है वह भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसके उस नवीनीकरण या फिर से बनने की प्रक्रिया में, है ना, किसी प्रकार की बाधा खास करके मनुष्यों के द्वारा क्या नहीं किया जाए, पहुंचाया नहीं जाए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे पास में क्या है, महासागर में क्या है, जल है। ठीक है, जल, ठीक है, पानी हमारा नवीकरणीय संसाधन है। कहां से उपलब्ध होता है हमको, हमारे सागर और महासागर। तो सागर महासागर में जो जल होता है वह जल क्या करता है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्प बनता है, वाष्प बन करके वो ऊपर, है ना, आसमान में जाता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से क्या होता है कि बारिश होती है। ठीक है, बारिश होकर के वो हमारे महाद्वीपों में, हमारे पृथ्वी में, हमारे स्थल भागों में बारिश, है ना, के माध्यम से वो जो है नीचे जल स्थल तक वो पहुंचती है। फिर वही जो बारिश है, जल है, वो क्या हो रही है कि, है ना, नदी नालों में बहते बहते जाती है। कुछ जल जो है स्थल भाग में से, है ना, रिस करके, ठीक है, भूमिगत जो है जल जो है के रूप में वो परिवर्तित होती है और भूमि को क्या करती है, भूमि के जो जल स्तर है, ठीक है, भूमि का जो वाटर जो लेवल है ना, उसको वो क्या करती है, रिचार्ज करती है, भूजल स्तर को क्या करती है, रिचार्ज करती है। तो ये प्रकृति की क्रिया है जो सतत रूप में चल रही है। जल का नवीनीकरण इसी प्रकार से होता है। परंतु यदि हम इस जल के नवीनीकरण की प्रक्रिया में क्या करें, हम बाधा पहुंचाएं, कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। वन जो है क्या कराने में, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वन को हम काट रहे हैं, लगातार हम उसको, हम उपयोग में ला रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे ये जल की बनने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी, बारिश नहीं होगी। अभी तत्काल के समय की स्थिति को देख लीजिए, आज, है ना, बारिश नहीं हो रही है, त्राही त्राही मचा हुआ है चारों ओर, है ना। आप वर्तमान की स्थिति को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कारण क्या है, कारण वही है कि मनुष्य क्या कर रहा है, इस जल के बनने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहा है, वो वनों को काट रहा है। तो उसका दुष्परिणाम हमको इस प्रकार से देखना और सुनना पड़ता है। दूसरा एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि हम नदियों में क्या करते हैं, कचरा डालते हैं। एक सामान्य स्तर तक का कचरा हम डालेंगे तो उससे क्या होगा कि नदी में इतनी क्षमता रहती है, उसमें जीव जो रहते हैं उसमें इतनी क्षमता रहती है कि वो सामान्य स्तर के जो घरेलू कचरा है उसको क्या कर लेगी, साफ कर लेगी, उसको अवशेषित कर लेगी। परंतु जब वो कचरा क्या होते जाएगा, अत्यधिक मात्रा में नदियों में प्रवाहित किया जाएगा, तो नदियों के उस कचरे को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती जाती है, बाधित होती है। और जब वो बाधित होगी तो उससे क्या होगा
कि नदियों में जो है ना, नदी जो है प्रदूषित होगा, नदी जो है गंदा होगा, तो ये इसका दुष्परिणाम भी क्या होगा, है ना, ये जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है इस पर पड़ता है, क्योंकि नदियों से होते होते जल कहां तक पहुंचता है, सागर और महासागरों तक पहुंचता है। नदियों में जो है बांध बनाते हैं, नहर निकालते हैं, तो उसमें भी उसका जो प्रवाह है वह कम हो जाता है, धारा उसमें कम हो जाती है। जब उसमें धारा कम होती है, प्रवाह कम होती है, तो जब वो कचरा आता है तो उस कचरे को भी वो साफ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूरा नवीकरणीय संसाधन क्या है, उसके उदाहरण क्या है, और नवीकरणीय संसाधनों की नवीनीकृत या फिर से बनने की प्रक्रिया में हम यदि बाधा पहुंचाएंगे तो किस प्रकार से मनुष्यों को उसके दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव को सामना करना पड़ता है, इसको हमने समझने और जानने का प्रयास किया है। चलिए दूसरा हम प्रकार जो देखे थे इसमें, है ना, कि कितने समय तक बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसके भंडार उपलब्ध है या नहीं है, इस आधार पर हम देखें तो दूसरा हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि अनवीकरणीय संसाधन अर्थात कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास या हमारे प्रकृति में किस मात्रा में है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसके भंडार हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसका फिर से नवीकरण नहीं हो सकता, फिर से वो नवीनीकृत नहीं हो सकते, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है या अनवीकरणीय संसाधनों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आप समझें कि लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल, ठीक है, लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल, तो ये जो संसाधन है वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके जो भंडार है हमारे पास में सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना, या इसका भंडार हमारे पास में कम है। ठीक है, जैसे एक आंकड़ा हम देखें तो एक आंकड़ा आपके पाठ्य पुस्तक में भी आपको एक टेबल दिखेगा, एक सारणी दिखेगी, जिसमें यह बताया गया है कि आज की स्थिति में हम देखें तो विश्व में, है ना, हमारे पास इतने भंडार सीमित है कि उसका उपयोग हम कितने वर्षों तक के लिए कर सकते हैं, 53 वर्षों तक के लिए कर सकते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने खनिज संसाधन है जिसका उपयोग वो 12 वर्षों तक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने, है ना, मतलब हमारे पास में क्या है, संसाधन उपलब्ध है, इसका हमने कितना अधिक दोहन कर लिया है। भारत में हम देखें तो खनिज तेल के मामले में, खनिज तेल के भंडार जो है भारत में, जो अनवीकरणीय संसाधन है वह क्या है, सीमित रूप में है। ठीक है, इसको हमको आयात करना पड़ता है। आयात मतलब ऐसे वस्तुएं जिसको हम बाहरी जगहों से क्या करते हैं, मंगाते हैं, तो वो आयात कहलाता है। तो खनिज तेल के मामले में भारत जो है ना, कम है उसका भंडार, और उसको हमको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। जब हम ये आयात करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दैनिक उपयोग की सामग्रियां जो है क्या हो जाती है, महंगी होती है, क्योंकि खनिज तेल में हम इन संसाधनों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें कि ये अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने के लिए, है ना, हमको किस प्रकार की समझदारी या किस प्रकार की बुद्धिमत्ता रखने की आवश्यकता है। तो पहला कि चूंकि इसके भंडार हमारे पास में कम है, सीमित है, अतः हमको इसको क्या करना है, सीमित या कम रूप में क्या करना है, उपयोग करना है। हमको इसका कम से कम उपयोग करना है, सीमित रूप में उपयोग करना है, और दूसरा चीज हमको क्या करना है, इसके विकल्प के रूप में, जैसे हम खनिज तेल है ना, कोयला है, ये जो संसाधन है, इसके बदले में हम सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इस प्रकार के जो है ना ऊर्जा के जो मतलब गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, ऐसे विकल्पों का हम यदि उपयोग करें तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों को हम लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा चीज हम कर सकते हैं, इनका क्या कर सकते हैं, हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं।
पुनर्चक्रण मतलब इसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, फिर से उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार के अपनी कुछ समझदारी दिखा करके, है ना, इस प्रकार से अपने कुछ बुद्धिमत्ता दिखा करके या सुनियोजित योजना बना करके हम अनवीकरणीय संसाधनों को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं।